तो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है उसका टॉपिक रिएक्ट है। आज हम अपनी फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जहाँ पर हमने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को सीखा, अब हम एक माइक्रो फ्रंट एंड लाइब्रेरी को पढ़ेंगे, जिसकी मदद से हम अपने फ्रंट एंड्स को बना रहे होंगे थ्रू आउट द फ्यूचर। वो है रिएक्ट जेएस, राइट। सो मैसेजेस हैं, उसको देख लेते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। डन। पहले तो हम थोड़ा सा डिसाइड कर लें कि ऑनलाइन क्लास किस तरह से कंडक्ट की जाएगी। ठीक है। और क्या क्या इसके जो है वो प्रोटोकॉल्स रहेंगे ड्यूरिंग द क्लास। मैं जब कोई सवाल करूं, लेट्स से मैं पूछता हूं कि भाई मेरी आवाज़ क्लियर है, तो एक दो लोग ऐसे होने चाहिए जो मुझे जवाब दे दें यस क्लियर है। ठीक है। या वो चैट में लिखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन जवाब दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, माइक अपने आप लोग म्यूट रखेंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है। माइक अपने म्यूट रखें। और जब आपको बोलने की ज़रूरत हो उस वक्त आप माइक माइक जो है वो ऑन करें। वो किस तरह से होगा कि आप अगर जूम पर हैं, आप डेफिनेटली मेरी जूम पर देख रहे हैं, तो अगर आप माइक अपना म्यूट कर देते हैं जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ, और जब मुझे अब बोलना है तो मैंने स्पेस बार दबाया हुआ है, तो ये मेरा माइक एंड म्यूट है। जैसे ही मैं स्पेस, ये दोबारा म्यूट हो गया होगा जब मैंने स्पेस बार छोड़ा। तो इस तरह से भी आप, मतलब अगर आपने आपको म्यूट रखें थ्रू आउट द मीटिंग, और जब भी आपको बोलना हो तो आप स्पेस बार दबाएं अपने कीबोर्ड से, और जो भी कहना है वो कहें। उसके बाद फिर स्पेस बार छोड़ दें तो आपका मोबाइल, आपका जो माइक है वो माइक्रोफोन आपका म्यूट पर रहेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं सेशन को, तो बिल्कुल आप सवाल कर सकते हैं। रन टाइम पे मैं जवाब भी दे दूंगा, ऐसा मसला नहीं है। बट एक साथ बहुत सारे मतलब डिस्कशन ना शुरू हो जाए कि समझ ही नहीं आता फिर कौन बोल रहा है। ठीक है। तो इसका आसान हल ये है कि आप पहले पूछें कि सर मैं सवाल करना चाहता हूँ, फिर आप सवाल करें। ठीक। अच्छा, पार्टिसिपेंट अभी सिर्फ 6 आए हुए हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इस क्लास में काफ़ी सारे लोग हैं। हम्म। ज़्यादा लोग एक्सपेक्टेड थे। चलो 7 हो गए, ठीक है। अब जो लोग लेट हैं तो फिर लेट्स सी के साथ हम कैसे उनको डील करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये जो टाइम अभी हमने शुरू किया है 4 बजे का, जितने लोग हैं आप सब थोड़ा सा फीडबैक दें मुझे कि कितने बजे आप पहुंच गए थे आज घर, ताकि फिर उस हिसाब से हम इसको सेट कर सके इस टाइम को। फिलहाल मैं जो रिकॉर्डिंग है उसको पॉज कर रहा हूँ। ओके। हमारा टॉपिक है आज इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट। ये रिएक्ट जेएस क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, एजेंडा। एजेंडा हमारा है कि आज हम पढ़ेंगे कि रिएक्ट क्या है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है, और हम अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे कि किस तरह से जो है वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप होता है रिएक्ट की डेवलपमेंट के लिए, रिएक्ट के ऊपर फ्रंट एंड बनाने के लिए। और रिएक्ट ऐप का स्ट्रक्चर देख लेंगे, और अगर टाइम बचा तो पहला फंक्शनल कंपोनेंट भी आज हम बना लेंगे। हमारी ये मीटिंग 40 मिनट की है, जिसमें से तकरीबन 10 मिनट हम गुजार चुके हैं। तो अगले 30 मिनट तक ये कंटिन्यू रहेगा हमारा सेशन। और जब ये जैसे ही सेशन खत्म हो जाए, आप लोग दोबारा से उसी लिंक को, जो मैंने भेजा हुआ है, पिन भी किया हुआ है चैट के अंदर, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप दोबारा से उस मीटिंग में आ जाएंगे। ठीक है। सेम लिंक रहेगा हमारा इंशाल्लाह थ्रू आउट द रमजान। अच्छा जी। सो रिएक्ट क्या है? React is a JavaScript library for building user interfaces developed and maintained by Facebook। तो आज अगर आप सर्च करेंगे तो आपको लिखा हुआ आएगा डेवलप एंड मेंटेन बाय मेटा। तो फेसबुक एक्चुअली एक कंपनी हुआ करती थी, जिन्होंने बाद में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इन सबको एक्वायर भी किया। उसके बाद में सारी कंपनीज को मिला के उन्होंने मेटा के नाम की कंपनी बना ली। ठीक है। तो अब जो रिएक्ट जावा रिएक्ट की जो लाइब्रेरी है उसको फेसबुक ऑन करता है, तो एक्चुअली मेटा ऑन करता है। allows developer to create dynamic and interactive web applications efficiently। ये आपको मौका देता है डेवलपर्स को कि आप
अच्छी सी डायनामिक सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बना सके। की फीचर क्या है कि ये डिक्लेरेटिव है, रिएक्ट पूरी की पूरी डिक्लेरेटिव है। फोकस ऑन व्हाट टू रेंडर, नॉट हाउ टू रेंडर। अभी अगर मैं मिसाल दूं कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या कर रहे थे, हम एक बटन के ऊपर क्लिक करते थे तो हम उसको बताते थे कि फला जगह से डेटा उठाना है और फला जगह पे रेंडर करके दिखाना है। ठीक है, तो ये हम गेट एलिमेंट बाय आईडी करके उसको वैल्यूज पास करते थे डॉम मैनिपुलेशन के जरिए। अब ऐसा नहीं है, रिएक्ट जो है वो ये कहता है कि भाई आप काम करें जो आपको चाहिए, कैसे करना है वो मैं कर रहा हूँ। मतलब रेंडरिंग वाला पार्ट जो है, कौन सी चीज कहाँ पे दिखानी है, वो काम रिएक्ट खुद मैनेज कर लेता है, हमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं होती उसके लिए। और कंपोनेंट बेस्ड एक इसकी यूआई है। ठीक है, इसकी जो HTML जो हम करते थे पहले, हम बहुत ज्यादा HTML एक ही पेज पे लिख रहे होते थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मैसी कोड हो जाता था और रीयूजेबिलिटी ना होने के बराबर थी HTML पे। तो फिर जावास्क्रिप्ट पे आके हमने कुछ थोड़ा सा फंक्शंस बना के कोड रीयूजेबिलिटी को इस्तेमाल किया। रिएक्ट के अंदर हम कंपोनेंट्स के ऊपर कुछ जो हमारे यूआई के छोटे छोटे पार्ट होंगे उनको हम कंपोनेंट्स बना के रख लेंगे, और वो कंपोनेंट्स जो है वो रीयूज हो सकते होंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फीचर है रिएक्ट जेएस का वो है इसका वर्चुअल डॉम। ये ऑप्टिमाइज करता है रेंडरिंग को फॉर बेटर परफॉर्मेंस। और वर्चुअल डोम जो है वो ऑटोमेटिकली आपके डोम मैनिपुलेशन कर रहा होता है आपके लिए। ठीक है, ये रियल डोम मैनिपुलेशन बाद में करता है, पहले वर्चुअली डोम को मैनिपुलेट करता है। जब डेटा सेट हो जाता है फिर ये रियल डोम पे उसको पास कर देता है। ठीक है, अभी हम जब रिएक्ट पे काम करेंगे तो ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि हाउ इट वर्क्स। क्यों इस्तेमाल करें रिएक्ट जेएस? तो एक्चुअली तो ये सिंप्लीफाई कर देता है डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स यूआई को बनाना। दूसरा, रीयूजेबिलिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, कंपोनेंट की रीयूजेबिलिटी आपका टाइम बचाती है। ठीक है, इसी तरह एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है और कम्युनिटी सपोर्ट है कि आप अगर रिएक्ट की हेल्प चाहते होंगे तो आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल जाती है इंटरनेट के ऊपर। आप गूगल करें, कई सारी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ हैं जो रिएक्ट के ऊपर काम कर रही हैं, तो आपको हेल्प करते हैं, आप अपना प्रॉब्लम बताते हैं, सोल्यूशन देते हैं। अच्छा, फिर ये एक बैकबोन फ्रेमवर्क है, नेक्स्ट जेएस। ठीक है, जो कि इसकी फुल स्टैक एप्लीकेशन की सपोर्ट में इस्तेमाल भी होता है। तो ये भी एक बड़ा इसका वो कम है, आके नेक्स्ट पे लोग काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो डायरेक्ट फुल स्टैक एप्लीकेशन बनती है, फ्रंट सर्वर साइड और क्लाइंट साइड रेंडरिंग एक ही जगह से हो रही होती है। तो ये भी एक इसका बेनिफिट है कि आप अल्टीमेटली नेक्स्ट पढ़ सकते हैं अगर आपने रिएक्ट पढ़ी हुई होगी तो। ठीक है, एनवायरनमेंट सेटअप के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आप अपना नोट करना शुरू करें, और अगर आप लोग अपने कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं भी तो हाथ के हाथ कर भी लें। अच्छा जी, सवाल है उमेर का कि इसके बाद नोड जेएस करवाएंगे। जी जनाब, नोड जेएस भी जब ये हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा फ्रंट एंड वाला, फिर हम बैक एंड की तरफ जाएंगे। ठीक है, उसमें हम नोड भी पढ़ेंगे, उसके अंदर और भी चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, नोड जेएस इंस्टॉल कैसे करते हैं? तो नोड जेएस की एक वेबसाइट है। नोड जेएस की वेबसाइट है, आप गूगल पे जाए लिखें नोड जेएस डाउनलोड, और ये डाउनलोड नोड जेएस का आपके सामने लिंक आ जाएगा, इस पर क्लिक करें तो देखें इस पे नोड जेएस के वर्जन है। वॉइस वॉइस नहीं आ रही? किसे नहीं आ रही वॉइस? बाकी लोग जरा फीडबैक दें, मेरी वॉइस आ रही है आपको? ओके, सो वॉइस ठीक है। उमेर आप अपना चेक करें, उमेर को कोई रिप्लाई करे कि वो अपना मैं चेक कर लें स्पीकर। ओके, सो यहाँ पर नोड जेएस का वर्जन हमें नज़र आ रहा है कि कौन सा वर्जन इस वक्त जो है लेटेस्ट है, LTS। सही। अच्छा, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम करना चाहते हैं? विंडोज़ है, मैक है, लिनक्स है, AIX है? तो हम तो विंडोज़ के लिए कर रहे हैं। FNM और NPM, ठीक है, इसके साथ कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने ये अगर तो आप पावर शेल के यूजर हैं तब तो आप इस तरह से इंस्टॉल करेंगे विन गेट के थ्रू। अदरवाइज दूसरा आसान तरीका ये कि ये जो विंडोज इंस्टॉलर नजर आ रहा है ना बटन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक इंस्टॉलर दे देगा डाउनलोड करने के लिए। मैंने क्लिक किया तो ये इंस्टॉलर आ गया यहाँ पर।
ठीक है, ये MSI फाइल आ जाएगी। इसको आप फिर रन कर लें। ठीक है नहीं। एक मिनट। इसको मैं जरा साइड पे कर। तो देखिए ये MSI की फाइल आ गई, माइक्रोसॉफ्ट की इंस्टॉलेशन फाइल। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंस्टॉलर आ जाएगा इस तरह का। ठीक है। अब मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है नोट इंस्टॉल करने की, बट आप इसको नेक्स्ट करके यहाँ से एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करेंगे। फिर आप जगह बताएंगे कहाँ इंस्टॉल होना है, इसको सी ड्राइव में इंस्टॉल कर दें, आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर ये आपसे बस नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है इसको। ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, तो मेरे पास नोट ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो जब आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे नोट जेएस को, तो फिर आप चेक करेंगे कि हमारे पास नोट जेएस ठीक चल रहा है या नहीं। उसका क्या तरीका है, आप CMD पर जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे आप, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आप लिखेंगे नोड -V। ठीक है, देखिए मैंने लिखा नोड -V। तो इसने मुझे वर्जन बता दिया 22.12 इंस्टॉल हुआ हुआ है मेरे पास। ठीक है, तो तकरीबन करीब करीब है। इस वक्त लेटेस्ट जो है वो 22.14 है, मेरे पास 22.12 इंस्टॉल हुआ हुआ है। इसका मतलब है नोड तो मेरा ठीक इंस्टॉल है। ओके, सेटअप इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, इंस्टॉल कर लें आराम से, जितने भी लोग इंस्टॉल कर रहे हैं इंस्टॉल कर लें, साथ साथ आप मेरी बात भी सुनते जाएं। ठीक है, तो ये तरीका है। नोड अगर इंस्टॉल ऑलरेडी आपके पास है, अगर किसी के पास ऑलरेडी इंस्टॉल हो तो वो इस तरह भी चेक कर सकता है कि भी नोड इंस्टॉल है या नहीं। दूसरा एक और चेक करेंगे आप, NPM का वर्जन, NPM-V। तो ये NPM का भी आपको वर्जन बता देगा कि आपके पास नोड पैकेज मैनेजर कौन सा इंस्टॉल हुआ हुआ है। ठीक है, 2010 भी सही है। इसको हम अपडेट भी कर सकते हैं बाद में, अभी फिलहाल ठीक है। जब एरर वेरर आएंगे तो फिर सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है। अच्छा, तो CMD से जाके हम वर्जन चेक कर सकते हैं NPM और नोट की, ये हमने कर लिया। राइट। रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा। ओके, रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा। अगर ये नोड आप वर्जन लिख रहे होंगे, अगर रिकॉग्नाइज नहीं हो रही कमांड, तो इसका मतलब है नोड इंस्टॉल नहीं है ना। तो पहले नोड इंस्टॉल कर लें, जिस तरह मैंने बताया। नोड जेएस की वेबसाइट पर है, डाउनलोड पर जाएं, ये MSI फाइल डाउनलोड करें और इसके सेटअप को इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद दोबारा ओके, तो आप ऐसा करें कि CMD पहले बंद करें अपना, दोबारा खोलें CMD कमांड प्रॉम्प्ट और फिर चेक करें। अगर इंस्टॉल हो गया होगा तो वो आपको शो करा देगा। सम टाइम ये होता है कि वो आप जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उस वक्त अगर कोई कमांड प्रॉम्प्ट खोल दे तो फिर वो कमांड प्रॉम्प्ट उसको पकड़ नहीं पाता। ओके, नाउ यस और नो का ऑप्शन कैसा आता है? स्क्रीनशॉट दे दें अगर कोई चीज़ है तो मैं देख लूँ। चलिए। अच्छा, हमने VS कोड, सॉरी, हमारे पास नोट जे इंस्टॉल हो गया, और हमारे पास VS कोड भी इंस्टॉल होना चाहिए, जो कि मेजोरिटी लोगों के पास है। ठीक है, तो अब VS कोड पे चलते हैं। ये हमारा VS कोड है, मैं इसके अंदर इंटर क्लोज कर देता हूँ। मैं बिल्कुल खाली जगह पर खड़ा हूँ इस वक्त। ठीक है, नया VS कोड मेरे सामने इस वक्त खुला हुआ है। अच्छा, तो हमारे पास ये दो चीज़ें ज़रूरी है। इसी तरह VS कोड में अगर आप यहाँ एक्सटेंशंस देखें, ये होती हैं एक्सटेंशंस VS कोड की। सही है, तो यहाँ बहुत सारी एक्सटेंशंस होती है जो हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने काम के लिए। इसमें से एक ये है,
एक्मा स्क्रिप्ट 6, एक्मा स्क्रिप्ट 7, अगर आप ये 7 करके सर्च करेंगे, पहले ये मैंने जब इंस्टॉल की थी तब ये 6 था, अपडेट हो गया। ये 7 रिएक्ट रिडक्स स्निपेट, ठीक है। तो आप ये 7 लिखेंगे तो भी आ जाएगा, रिएक्ट का साइन बना हुआ होगा। इस वाली एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर लें, मतलब आप यहाँ एक्सटेंशन पे आए, लिखें यहाँ पे सर्च करें ES7, पे आपको मिल गया ES7। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉल का बटन जैसे आ रहा है ना, इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है आपने रिएक्ट वाली। इससे क्या होगा कि आपको रिएक्ट की स्निपेट्स में बड़ी हेल्प मिल जाएगी। सही। चलो, ये तो वैसी एक्सटेंशन है, मतलब इट्स नॉट कंपलसरी, कर ले तो बड़ी हेल्प मिल जाती है, अच्छी बात है। अच्छा, अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और हम पहली रिएक्ट ऐप कैसे बनाते हैं इसको सीखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो पहली रिएक्ट ऐप बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसको एक बार गौर से सुनना। हमारे VS कोड में हम यहाँ पर एक फोल्डर ओपन कर लेंगे, कोई भी नया फोल्डर, ठीक है। लेट्स से मैं डी ड्राइव में गया और मैंने एक फोल्डर बना लिया। इस फोल्डर का नाम मैं अपने ऐप के नाम पे रखूंगा, ठीक है, जो भी ऐप का नाम रख रहा है। लेट्स से मैं ऐप का नाम रख रहा हूँ डेमो ऐप, सही नहीं, ये ऐप का नाम हो गया। अब इसके अंदर आ गए हम, ऐप के अंदर उसको सिलेक्ट कर लिया, सही। तो अब क्योंकि हम फोल्डर के अंदर हैं, डेमो ऐप इसका नाम है, सही। यहाँ पर आके हम टर्मिनल पे जाएंगे, ये देखिए ऊपर ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ पे टर्मिनल आ रहा होगा। एक न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे। जब आप ये टर्मिनल ओपन करेंगे तो आपके पास एक नोट CMD यहीं पर खुल जाएगा, पावर शेल, ठीक है। ओके, सो देखिए मैं इस वक्त डी ड्राइव के अंदर डेमो ऐप के अंदर हूँ, ये वही जगह है जहाँ पे मेरा फोल्डर है, ठीक है। यहाँ आके हमने एक काम करना है, ठीक है, हमने लिखना है NPX नोड पैकेज एग्जीक्यूटर। NPM अभी हमने चेक किया था, अगर वो इंस्टॉल हुआ हुआ है तो ये एग्जीक्यूटर भी चलेगा। नोड पैकेज मैनेजर क्या है, इसको समझ लेते हैं। नोड पैकेज मैनेजर एक डिपेंडेंसी मैनेजर है, ठीक है, जो नोड की तमाम तर पैकेजेस, हर एक लैंग्वेज, हर एक प्रोजेक्ट जो आप नोड पे बनाते हैं, ठीक है, उसकी तमाम तर डिपेंडेंसीज ये आपको लाके दे सकता है, ठीक है। आप लिखेंगे NPM और फिर उसको बताएंगे करना क्या है, जैसे NPM इंस्टॉल समथिंग, हम उससे इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, क्रिएट करवाना चाहते हैं, आप ऐप को रन करवाना चाहते हैं, तो उसकी कमांड्स हैं, ठीक है, हमें ये आनी चाहिए। तो मैंने पहली कमांड जो आप नोट करें अपने पास, मेरे अपनी स्लाइड में भी लिखी हुई है, वो ये है NPX। आप लिखेंगे क्रिएट डैश आएगा रिएक्ट डैश ऐप @लेटेस्ट, ठीक है। ये हो गई कमांड जिससे हमारे रिएक्ट का ऐप बनेगी, सही है। हम लिखा NPX क्रिएट रिएक्ट ऐप @लेटेस्ट। रिएक्ट ऐप का लेटेस्ट जो वर्जन होगा उसकी बेस पे ये एक ऐप बनाएगा। स्पेस देने के बाद अब आप देते हैं अपने एप्लीकेशन का नाम जो आपने बनानी है। अब इसमें दो ऑप्शन है, एक तो ये कि देखें डेमो ऐप के अंदर अगर एक और फोल्डर बना के मैंने ऐप बनानी है, डेमो ऐप मेरा फोल्डर है। अब अगर मैं यहाँ पर आके मैं कहता हूँ अफनान के नाम की ऐप बनाओ, तो वो अफनान के नाम का एक नया फोल्डर बना देगा डेमो ऐप के अंदर, ठीक है जी। व्हाट नॉट वर्किंग सज्जाद? हाँ तो रुके ना अभी थोड़ा सा, मैं पहले लिख तो लूँ पूरी तरह। मैंने कहा NPX क्रिएट रिएक्ट ऐप @लेटेस्ट, और अगर मैं अफनान लिखता हूँ तो ये अफनान के नाम की एक नई ऐप बनाएगा, और डेमो ऐप के अंदर एक नया फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर हमारी ऐप पड़ी हुई होगी, ठीक है। तो अगर अच्छा तो ऐसे करना है कि किसी फोल्डर के अंदर नई एप्लीकेशन बनानी है तो आप उस फोल्डर पे आए और उसके बाद फिर नई एप्लीकेशन इस तरह बना लें, NPX क्रिएट रिएक्ट ऐप @लेटेस्ट, और अफनान लिख के बनाएंगे तो अफनान के नाम की ऐप बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके मुकाबले में मैं चाहता हूँ, नहीं मैं तो डेमो ऐप के ऑलरेडी अंदर हूँ, ठीक है, तो मैं डेमो ऐप के अंदर ही रहना चाहता हूँ, तो बस मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, / लगाऊंगा और एंटर कर दूंगा। तो ये डेमो ऐप के अंदर एक नई एप्लीकेशन बनाना शुरू कर देगा। ये देखिए इसने सबसे पहली फाइल बनाई पैकेज.json,
बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल है, इसके बारे में हमें पढ़ना है कि पैकेज डॉट जेसन क्या होती है। ठीक है। आपको नोड के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, आप नोड जितनी भी पढ़ोगे, रिएक्ट पढ़ लो, आप एंगुलर पढ़ोगे, आप नेक्स्ट जेएस पढ़ लो, आप एक्सप्रेस पढ़ोगे, नोड खुद पढ़ोगे, इन तमाम लैंग्वेजेस के अंदर जब आप काम करोगे किसी भी एक लाइब्रेरी के ऊपर, तो आपको पैकेज डॉट जेसन की फाइल जरूर मिलेगी। ठीक है, ये बेसिकली किसी भी नोड प्रोजेक्ट की सबसे पहली कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन किसी भी एप्लीकेशन की नोड के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अभी देखिए, इसने प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया डेमो ऐप के नाम से ही। ये एक तरीका है, दूसरा तरीका भी मैं भी बताऊंगा। पहले ये देख लेते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं, फिर एक दूसरा तरीका वो भी मैं बता दूंगा कि अगर फोल्डर के अंदर ऐप बनानी हो किसी और नाम से तो वो फिर कैसे होता है। ये सब लोग ट्राई कर लें, और क्योंकि टाइम लेता है थोड़ा सा, इंटरनेट के ऊपर होता है। ठीक है, इट्स क्रिएटिंग समथिंग। ये बहुत सारा जो है वो इस वक्त समझ लें नोड के जितने मॉड्यूल है सब इंपोर्ट कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इस एप्लीकेशन को चलने के लिए नोड के जितने मॉड्यूल चाहिए वो ये सब इंपोर्ट करेगा। ओके, तो अब आप देखेंगे कि इसने एक हमें मैसेज दिया है। इसने कहा भाई, आपकी जो डेमो ऐप है वो बन चुकी है डी ड्राइव के अंदर, डेमो ऐप के अंदर। उस डायरेक्टरी में आपको बहुत सारी कमांड मिल सकती हैं, चला सकते हो आप। एनपीएम स्टार्ट कर सकते हो ताकि डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाए। एनपीएम रन बिल्ड कर सकते हो ताकि प्रोडक्शन फाइल बने। टेस्ट कर सकते हो, इजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मैं बताऊंगा एक एक करके क्या क्या चीजें होती है। वेट सर प्लीज, क्या हुआ सजाद, बताइए क्यों आप परेशान है, क्या मसला है। सजाद साहब माइक खोल सकते हैं आप अगर चाहें तो प्लीज। हेलो। सजाद की मुझे आवाज नहीं आ रही। चले बारह टाइप कर दें, मुझे नहीं नजर के। हाँ, इंस्टॉल हो जाएगा, वो सेकंड एक है, मैं बताता हूँ आपको। अगर आपके पास नोड, आपने नोड इंस्टॉल की हुई है तो एनपीएम चलेगा। ठीक है। अब ये जो तरीका अभी हमने किया, पहला तरीका कि हम एक फोल्डर के अंदर आए, और उस फोल्डर के अंदर आके हमने लिखा, कमांड दोबारा दिखाया तो हमने कहा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एट द रेट लेटेस्ट, और बस डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगाया। इसका मतलब है हम इसी करंट फोल्डर के अंदर, मतलब उसी नाम से जिस नाम से हमारा फोल्डर है, ऐप बनाना चाहते हैं। तो ये ऐप बन गई है। ठीक है। अब इसको रन करने के लिए आप अगर देखेंगे तो मैं यहाँ पर डेमो ऐप के अंदर ऑलरेडी हूँ, मैं अपने ही फोल्डर में हूँ जिसमें प्रोजेक्ट है। इसमें आके मैं लिखूंगा npm स्टार्ट, नोड पैकेज मैनेजर स्टार्ट। जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो आप देखिएगा ये हमारे पास एक नया रिएक्ट की एप्लीकेशन हमें चला के दिखा देगा। ठीक है, देखिए रिएक्ट की ऐप चली, सही। रिएक्ट की प्रॉपर ऐप हमारी बन गई और ये चल भी गई। ठीक है। ओके, तो ये हमने एक तरीके से काम किया कि हमने एक फोल्डर बनाया। अब ये ऐप चल रही है इस वक्त, अगर आप यहाँ देखें
ये सर्वर रनिंग है, ये हमें बताता है जब हम इसको स्टार्ट करते हैं। एनपीएम स्टार्ट किया तो ये बता रहा है कि भाई इस लोकल होस्ट के सर्वर 3000 पे आपकी ये ऐप वेबसाइट चल रही है। प्लस आप अगर अपने नेटवर्क पे एक्सेस करेंगे तो ये मेरे कंप्यूटर की आईपी है और पोर्ट नंबर 3000 पे नेटवर्क पे एक्सेस हो जाएगा। पहले मैं लोकल होस्ट पे इसको दोबारा से यहाँ पे क्लिक कर दूँ, अगर कंट्रोल दबा के, तो देखिए ये चल रही है ऐप। ठीक है, ऐप चल रही है। भले मैं इसको बंद भी कर दूं यहाँ से तो भी ये सर्वर पीछे से चलाया हुआ है इसको। ठीक है, मैं दोबारा कंट्रोल दबा के क्लिक करता हूँ तो देखिए सही। इसको रोकने के लिए सर्वर को एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से डिलीट कर दें, तो ये टर्मिनली किल हो जाएगा। अगर सर्वर पर रहना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं लेकिन इसी पे रहते हुए, तो कंट्रोल सी दबाएंगे आप, तो ये रुक जाएगा। देखिए वापस डी ड्राइव में आ गया। ठीक है, कंट्रोल सी दबा के मैंने CLS किया तो खाली हो गया। तो ये एक तरीका था रिएक्ट के अंदर एक फोल्डर बनाया और उस फोल्डर के अंदर फिर एक ऐप बना दी। ठीक है, एक तो ये तरीका है उसी नाम से जिस नाम का फोल्डर था। ठीक है, मैं इसको एग्जिट करता हूँ यहाँ से। मैंने टर्मिनल बंद किया। इसी तरह मैं यहाँ पे फोल्डर भी क्लोज कर देता हूँ ताकि मैं बिल्कुल नई ऐप पे आ जाऊँ। और मैं अपनी डी ड्राइव में जाके जो मैंने अभी डेमो ऐप बनाई थी उसको डिलीट कर देता हूँ। ये रही डेमो। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ ताकि हम दूसरे तरीके से भी ऐप बनाना सीखें। ये मैंने डिलीट कर दिया। रन करने की कमांड है npm स्टार्ट। रन करने की कमांड है npm स्टार्ट। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है अफनान डॉक्स के अंदर इस जगह पे। ये तो मेरे डॉक्यूमेंट्स है। लेट्स से बैच, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे। मैंने कभी बैच 3 का फोल्डर है और इसके अंदर मैंने एक ऐप बनानी है। अब कैसे काम होगा? अब काम इस तरह होगा कि आप अपने फोल्डर को ओपन करेंगे जिसका नाम है बैच 3। इसके अंदर आ गया वो। ठीक है, तो हम बैच 3 के अंदर है। सही। अब बैच 3 के अंदर हम ऐप बनाना चाहते हैं किसी और नाम से। ठीक है, एक तो डेमो ऐप के अंदर डेमो ऐप बना दी थी तो ठीक था। अगर किसी और नाम से ऐप बनाना चाहते हैं इस जगह पर, तो हम कैसे काम करेंगे? हम टर्मिनल पे जाएंगे। तो देखें हम बैच 3 के अंदर है। अब हम लिखेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप @latest और स्पेस देके हम प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे, जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब ये क्या करेगा जब इस तरह से देंगे? देखिए पहली बार मैंने डॉट और फॉरवर्ड स्लैश दिया था तो वो इसी फोल्डर में, ये जो बैच 3 था इसी नाम से प्रोजेक्ट बना रहा था। अब ये क्या करेगा? अब ये बैच 3 के अंदर एक नया फोल्डर बनाएगा जिसका नाम रखेगा फर्स्ट प्रोजेक्ट और फिर उसके अंदर ही ऐप बनाएगा। ठीक है, एंटर कर देता हूँ। देखें ये ऐप बनाना शुरू किया इसने। अब ये बता रहा है कि बैच 3 के अंदर फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से ऐप बन रहा है। यहाँ भी गौर करें तो देखिए बैच 3 के अंदर एक और फोल्डर आ गया, उसके अंदर फिर पैकेज जेसन आई है। ठीक है, तो ये फोल्डर के अंदर चले गए हम। तो दोनों तरीके ठीक है। अगर आप इस तरह बनाना चाहें कि आप एक फोल्डर, आपका पेरेंट फोल्डर हो, उसके अंदर आप प्रोजेक्ट्स बनाना चाहें, तो उसके अंदर बनाने के लिए आप इस क्रिएट रिएक्ट ऐप लेटेस्ट के बाद प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं जो भी रखना है। और अगर आप जिस फोल्डर में हैं उसी नाम से बनाना चाहते हैं तो फिर आप प्रोजेक्ट का नाम नहीं लिखें, आप डॉट और फॉरवर्ड स्लैश लगा दें तो उस फोल्डर के अंदर उसी नाम से प्रोजेक्ट बन जाएगा। ठीक है, दोनों ही तरीके ठीक है। आपकी मर्जी जिस तरह ही बनाए जो आपको सूट करता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब प्रोजेक्ट रन करने का थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ हो जाएगा, वही मैं बताता हूँ। इधर आप कंप्लीट कर ले अपनी वर्किंग। अच्छा, अब से तकरीबन 3 मिनट के बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। जब ये मीटिंग खत्म हो तो आप दोबारा से उस लिंक को ज्वाइन करेंगे। और हो सकता है कि तकरीबन मुझे 10 मिनट लगे रीज्वाइन करने में। उसकी रीज़न है कि जब ये मीटिंग खत्म होगी तो हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो थोड़ा सा कन्वर्ट होने में टाइम लेती है। ठीक है, तो अगर वो बीच में जैसे आप ज्वाइन कर लें और कोई ना भी हो वहाँ पे, मीटिंग शुरू ना हुई हो, तो परेशान नहीं होइएगा। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं फिर ज्वाइन करूँगा। ठीक है, वैसे मैं पहले भी करूँगा तो आपने कंप्यूटर्स नहीं छोड़ना है। सही। अगर कोई ब्रेक लेना चाहे तो बिल्कुल मैं बता दूंगा, ब्रेक ले लीजिएगा। तो अब तक जो हमने कमांड्स पढ़ी जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। ठीक है, देखें क्रिएट रिएक्ट ऐप, इसको मैं @latest भी कर दूं क्योंकि ये पहले चल जाता था, आजकल नहीं चल रहा। और यहाँ पे आपने ऐप का नाम लिख देना है, जो भी आपकी ऐप है। देखें डेमो, तो ये डेमो ऐप के नाम से एक नया फोल्डर बनाएगा और ऐप बना देगा। फिर आप CD करेंगे
कमांड प्रॉम्प्ट में जाके डेमो ऐप के अंदर मैं बताता हूँ ये कैसे, और फिर स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारी कमांड इस पे लिखी हुई है, आपको परेशान होने की जरूरत है। प्रोजेक्ट बन गया, देखें अब ये बता रहा है कि भाई सीडी करो फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि अब आप जिस फोल्डर में हो उसका नाम है बैच 3, अब आप उस फोल्डर में नहीं हो जिसके अंदर प्रोजेक्ट है। अगर मैं बैच 3 पे एनपीएम स्टार्ट करूंगा, देखें वो कहेगा एरर, कहेगा भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये मुझे नहीं मिल रहा पैकेज जैसा बैच 3 के अंदर, क्योंकि बैच 3 के अंदर है ही नहीं। वो कहाँ है, वो फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर है। ठीक है, तो हम कहेंगे सीडी फर्स्ट प्रोजेक्ट, और फिर इसके अंदर आके हम कहेंगे एनपीएम स्टार्ट। तो देखिए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया। डन। अच्छा, सो प्रोजेक्ट हमारा चल गया सक्सेसफुली प्रॉपर। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए कि अगर फोल्डर के अंदर से चलाना हो तो फोल्डर के अंदर से चला लें। ये फोल्डर के अंदर वाला तरीका था जो बाद में किया, पहले ये था कि डायरेक्ट एक फोल्डर है उसी के अंदर ऐप है वो डायरेक्ट चल जाए। सही। अच्छा देखें, इसको समझने की जरूरत है तवश, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। एनपीएम, ये जो है एनपीएम, ठीक है, ये है नोड पैकेज मैनेजर। ये क्या करता है, ये हमारे पास तमाम नोड के जो पैकेजेस हैं उनको मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, आप एनपीएम के जरिए स्टार्ट करेंगे, एनपीएम के जरिए जो है वो आप इंस्टॉलेशन करेंगे नए नए जो जो भी आपको डिपेंडेंसी की जरूरत है। एक इसी के अंडर आता है एनपीएक्स। ये क्या है, ये है नोड पैकेज एग्जीक्यूटर। ठीक है, इससे क्या होता है एनपीएक्स और एनपीएम में, हम क्रिएट के लिए सिर्फ एनपीएक्स यूज कर रहे हैं, बाकी सब जगहों पे एनपीएम यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्रिएट करते वक्त हमें ये जो क्रिएट रिएक्ट ऐप वाला पैकेज है ना, ये अपने पास चाहिए नहीं होता, हम सिर्फ इसके जरिए ऐप बनाते हैं। तो एग्जीक्यूटर क्या करता है, ये इसको इंस्टॉल नहीं करता बल्कि सिर्फ रन कर देता है। ठीक है, तो एनपीएक्स के जरिए ये काम करे और एनपीएम के जरिए बाकी चीजें